नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। 15 जनवरी 1956 का नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैदा हुई मायावती दिल्ली के ही इंद्रपुरी की झुग्गियों में रहने वाले प्रभुदयाल और रामरती देवी के परिवार में पैदा हुई मायावती ने जो हासिल किया है वह निश्चित तौर पर एक मिसाल है। अपनी 63 साल की इस यात्रा में वो 4 बार देश के सबसे बड़े ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। अगर होता तो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता। मायावती के जन्मदिन पर कुछ ऐसी घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो न सिर्फ उनकी इस जीवन यात्रा की झलक देती है बल्कि ये भी बताती है कि अगर वे घटनाएं न होती तो आज मायावती जैसी और जो है वैसी वह न होती। मायावती पहली बार बड़े नेताओं या यूँ कहें कि बसपा के संस्थापक कांशीराम की नज़र में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने एक भाषण के जरिए आईं। 1977 के सितंबर में उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी ने जात पात से लड़ने के रास्ते पर एक आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ताओं में पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राजनारायण शामिल थे। राजनारायण 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराकर हीरो बन गए थे। अपने भाषण में उन्होंने दलितों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित किया। श्रोताओं में बैठी मायावती को यह बात ठीक नहीं लगी। जब कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में मायावती को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ राजनारायण बल्कि उनकी पार्टी बल्कि मुख्य धारा की सभी पार्टियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके ये सभी लोग दलितों को अपमानित करते हैं। मायावती ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हरिजन शब्द का नहीं बल्कि दलितों के लिए अनुसूचित जाति का इस्तेमाल किया है। मायावती के आक्रामक और तर्कपूर्ण भाषण का नतीजा यह हुआ कि जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही पार्टी और राजनारायण के खिलाफ नारे लगने लगे थे। इसी कार्यक्रम के बाद कांशीराम को मायावती के बारे में बताया गया। कांशीराम उन दिनों दलित और पिछड़े कर्मचारियों का बाम सेफ नाम का संगठन चलाते थे। कांशीराम को लोगों ने मायावती के बारे में जो बताया उसका असर यह हुआ कि वे रात में ही इंद्रपुरी की झुग्गियों में मायावती से मिलने चले गए। उस वक्त मायावती का परिवार रात का खाना खाकर सोने की तैयारी में था। उस रात कांशीराम के साथ हुई 1 घंटे की मुलाकात ने मायावती की जिंदगी की दिशा बदल दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मायावती का सपना जिस गति से पीछे छूटता गया उससे कई गुना अधिक तेजी से मायावती सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लगातार आगे बढ़ती गई। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी बेटी की बढ़ती सक्रियता से प्रभुदयाल खिन्न रहते थे। उनके लाख समझाने के बावजूद मायावती प्रशासनिक सेवा की तैयारी में वक्त नहीं दे पा रही थी। उन्हें लगता था कि कांशीराम ने ही उनकी बेटी को रास्ते से भटका दिया है। प्रभुदयाल सभी समस्याओं की जड़ कांशीराम को ही मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बेटी कांशीराम से मिलना बंद कर दे तो वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी। इसलिए उन्होंने मायावती के सामने एक दिन फरमान जारी कर दिया कि अगर उसके घर में रहना है तो कांशीराम से मिलना जुलना बंद करना होगा। नहीं, प्रभुदयाल को लग रहा होगा कि अकेली लड़की भला कहाँ जाएगी। लेकिन मायावती ने अपने कुछ कपड़े और स्कूली शिक्षक की नौकरी से बचाए कुछ पैसों को लेकर अपने पिता का घर छोड़ दिया। यहाँ से सीधे मायावती बाम सेख के करोल बाग कार्यालय में पहुँची। उस वक्त कांशीराम कहीं बाहर थे। जब वे वापस लौटे तो मायावती ने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। कांशीराम ने बाम सेख कार्यालय के पास ही खुद के रहने के लिए एक कमरे का एक किराए का मकान लिया रखा था। उन्होंने मायावती को इसमें रहने का प्रस्ताव दिया जिसे मायावती ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस घटना से जहां एक तरफ कांशीराम मायावती की प्रतिबद्धता को लेकर निश्चित हो गए, वहीं मायावती कांशीराम के बेहद नज़दीक होती चली गई। मायावती का अचानक कांशीराम के इतना नज़दीक हो जाने से उस वक्त बाम सेफ में काम कर रहे कई बड़े नेता असहज हो गए, जिसके चलते कुछ को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। लेकिन मायावती का राजनीतिक विकास लगातार होता रहा
और इसके बाद काशीराम के उतना नज़दीक कोई नहीं आ सका जितना मायावती रही। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस मंच की घोषणा काशीराम ने 1981 में की थी। इसका मुख्य नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। यह एक राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए काशीराम न सिर्फ दलितों की बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी करना चाह रहे थे। DS4 के तहत काशीराम ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें मायावती ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला, जिससे 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान काशीराम और मायावती चला रहे थे, उससे वह वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा, जिसे साथ लाने के लिए DS4 बनाया गया था। इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया, उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे DS4 के जरिए रखा गया था। भले ही बसपा की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो न दी हो, लेकिन उसी वक्त यह साफ हो गया था कि इस संगठन के शीर्ष पर काशीराम और मायावती ही हैं। 1 जून 1995 को काशीराम के निर्देश पर मायावती ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर उन्हें सपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी की जानकारी दी और नई सरकार के गठन के लिए दावा भी पेश किया। इसके बाद 2 जून को मायावती ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में बुलाई। बैठक के बाद मायावती अपने कुछ विश्वस्त लोगों के साथ अपने कमरे में आगे की रणनीति पर चर्चा करने चली गई। बाकी विधायक बाहर कॉमन हॉल में ही रहे। तकरीबन 4 बजे अचानक 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। बाद में मालूम चला कि इस भीड़ में न सिर्फ सपा कार्यकर्ता शामिल थे, बल्कि पार्टी के कई विधायक भी थे। इस भीड़ ने न सिर्फ बसपा नेताओं को जाति सूचक भद्दी गालियां दी, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। 5 बसपा विधायकों को एक गाड़ी में भरकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। वहां उन्हें धमकाया गया और सपा में शामिल होने के लिए उनसे सादे कागज पर दस्तखत लिए गए। वहीं गेस्ट हाउस में पगलाई भीड़ मायावती के कमरे के बेहद करीब पहुंच गई, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगी। मायावती को भद्दी गालियां दी गईं। यह भीड़ बेहद गंदे शब्दों में वह सब जोर जोर से बोल रही थी जो वह मायावती के हाथ आने के बाद उनके साथ करना चाह रही थी। पूरे पुलिस महकमे की चुप्पी के बावजूद 2 पुलिसकर्मियों के साहस की वजह से मायावती बच गई। बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से भीड़ को गेस्ट हाउस से हटाया जा सका। इस घटना ने मायावती को अंदर तक हिला दिया। असुरक्षा की जिस चादर में आज भी मायावती लिपटी दिखती हैं, जानकार मानते हैं कि उसके लिए अगर सबसे अधिक कोई घटना जिम्मेदार है तो वह है गेस्ट हाउस कांड। इस घटना के बाद से लेकर मायावती अपने कुछ विश्वस्त के बेहद सीमित दायरे में सिमटी दिखती हैं। वे उतना खुलकर सामने नहीं आती जितना वे इस घटना से पहले आती थी। इस घटना ने प्रदेश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के साथ आने की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर प्रदेश की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वैसे तो सत्ता का स्वाद मायावती ने उसी दौर में बगैर मंत्री बने चखना शुरू कर दिया था जब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की गठबंधन सरकार बनी थी। इस सरकार में मायावती मंत्री नहीं थी, लेकिन उन्हें काशीराम ने बसपा की ओर से सरकार के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी थी और खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था। मतलब यह हुआ कि सरकार जिस पार्टी के समर्थन से चल रही थी, उसकी सबसे ताकतवर नेता के तौर पर मायावती स्थापित हो गई थी। इस दौर में वे जो चाहती थीं उनमें से ज़्यादातर काम सरकार से करवा लेती थी। मायावती से समन्वय का काम खुद मुलायम सिंह नहीं करते थे, बल्कि उनके प्रधान सचिव PL पूनिया किया करते थे। लेकिन मायावती जब 3 जून 1995 को पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी
तो यहाँ से उनकी राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। दलितों पर प्रदेश में हो रहे लगातार हमलों से जहां बसपा परेशान थी, तो मुलायम के उभार से भाजपा, कांग्रेस और जनता दल भी परेशान थे। सब जानते थे कि मुलायम सिंह की सरकार चली जाए और काशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन काशीराम की बीमारी ने यह अवसर मायावती को दे दिया। काशीराम के बेहद करीबी रहे एक पत्रकार बताते हैं कि भाजपा का समर्थन हासिल करने की पहल काशीराम ने ही की थी। काशीराम के कहने पर ही अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में बातचीत की गई थी। वाजपेयी इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। अब तक अपनी इस योजना की जानकारी काशीराम ने मायावती को नहीं दी थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दिन उन्होंने मायावती से पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी। मायावती को लगा कि बीमार काशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं। फिर काशीराम ने उन्हें दूसरे दलों के समर्थन पत्र दिखाए और उनसे लखनऊ जाकर उन पत्रों को राज्यपाल को सौंपने को कहा। काशीराम ने मायावती से यह भी कहा कि राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और 15 दिन में उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि मायावती ने राज्यपाल को पत्र देने का काम 1 जून 1995 को किया और 2 जून को गेस्ट हाउस कांड हो गया, लेकिन यह कांड भी मायावती को 3 जून को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाया। उल्टा गेस्ट हाउस कांड की वजह से उन्हें सपा को छोड़कर सभी दलों का खुला समर्थन मिल गया। हालांकि विश्वास मत साबित करना भी बेहद नाटकीय रहा, लेकिन यहाँ भी बाजी मायावती के हाथ ही लगी। इसके बाद मायावती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जाते जाते एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।